दोस्त हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अब तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ 30,000 से अधिक बच्चे हर रोज़ क्लास करने आते हैं। तो आप क्यों पीछे रह जाते हैं? आइए, आपके पास स्मार्टफोन है तो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करिए और सर्च बटन में सन्नी कुमार सिंह या गौरवेज ओपन सर्च मार के मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने से फ़ायदा आपका क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और साथ साथ दोस्तों आप मुझसे वहाँ बात कर सकते हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है। ऊपर वाला मैसेज का जो टैब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गोले के अंदर, उस मैसेज के टैब पर जाकर वीडियो चैट और मैसेज भी कर सकते हैं। सारी सुविधाएं दी जाती है। तो आइए, अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन पर नीचे लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के इस इंपॉर्टेंट और एक्साइटेड वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। और ये 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो साइंस में विगत वर्षों की परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उसका पूरा विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि E बराबर MC² को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आइंस्टीन। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर MC² को प्रतिपादित किया था दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है दोस्तों। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, ब्रिक जिसे किडनी के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्रिक थोड़ा सा जटिल नाम है, लेकिन किडनी कहिएगा तो हाँ आसानी से कोई भी बच्चे समझ सकते हैं। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों, नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है दोस्तों। और विटामिन सी जो होता है, जब हम खाना पकाते हैं तो उस समय विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्म होने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि कवक में संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वतों से SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों हमारा पहला जो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा। जी हाँ दोस्तों, अप्सरा ही हमारा यानी कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? दोस्तों आपको पता होगा कि जो SI यूनिट होता है, CGS पद्धति होता है, FPS पद्धति होता है। CGS मतलब सेंटीग्राम यूनिट पद्धति होता है दोस्तों, FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड पद्धति होता है दोस्तों। तो कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है दोस्तों। और SI यूनिट में मात्रक क्या होता है कार्य का? तो जूल होता है। तो आपको दोनों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। SI यूनिट, जी हाँ दोस्तों, SI यूनिट जो होता है वही अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है दोस्तों। जैसे बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल जो है वो किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल एवं एल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, ये जो होता है पेट्रोल एवं एल्कोहल को मिश्रण होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो दोस्तों पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का जो शरीर में संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हृदय से शरीर की और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो ये धमनी है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? तो दोस्तों टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है दोस्तों? तो शैवाल ईस्ट अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच को प्राप्त किया जाता है।
फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है, तो इसे कैट्रिनोफिलिक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तक को कैट्रिनोफिलिक कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो इसका जर्मन सिल्वर जो होता है दोस्तों जस्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है दोस्तों, तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल जो है पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर भी उतारा जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको मैक संख्या के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए समतल दर्पण में व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है, तो समुद्र की जो दूरी मापी जाती है दोस्तों वो नॉटिकल मील से मापी जाती है, तो हमारा नॉटिकल मील राइट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी समान यंत्र की सहायता से प्रासर्व तरंगे किस समान यंत्र की सहायता से प्रासर्व तरंगे उत्पन्न की जा सकती है दोस्तों, तो सोनार की सहायता से प्रासर्व तरंगे उत्पन्न की जा सकती है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो लैंगरहंस के द्वीप जो पाए जाते हैं दोस्तों अग्न्याशय में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाले अश्रु गैस क्या होती है, तो ये अमोनिया होती है दोस्तों। और आपको पता होगा कि अमोनिया का जो सूत्र होता है दोस्तों NH3 होता है, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगला क्वेश्चन है सिक्का किस धातु का बना होता है, तो दोस्तों सिक्का जो होता है तांबा 88% टीन 12% का मिश्रण होता है दोस्तों सिक्का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है दोस्तों, तो ये कोशिकत्व क्रिया के कारण तेल की बत्ती में तेल दीप ऊपर उठता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम जो होती है दोस्तों इस्पात में होती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, तो सोनार जो प्रयोग में लाया जाता है 9 संचालकों के द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो ये पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है दोस्तों। आपको पता होगा कि पुरुष में XY और मादा में जो होता है XX होता है, तो YX जब मिलता है तो लड़का होता है और XX जब मिलता है तो क्या होता है लड़की होती है। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन हुआ, पुरुष ही तो हुआ। अगला क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये सोनार का प्रयोग किया जाता है और सोनार ही परासर्व तरंगे उत्पन्न करती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है, तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण EEG के द्वारा होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होता है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है, तो N5N1। जी हाँ दोस्तों यही बर्ड फ्लू फैलाता है दोस्तों, तो हमारा N5N1 राइट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि पूरे स्तनधारी वर्ग में रक्त का जो सबसे अधिक तापमान होता है वो बकरी का होता है, औसत 39 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है, तो ये होता है दोस्तों पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय प्रतिरोपण इसका अर्थ होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है दोस्तों, तो दोस्तों लीवर में जो भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन A भंडारित रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कैंडिला किसका मात्रक है, दोस्तों कैंडिला जो मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का SI यूनिट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा जो ग्रहों की गति को नियम को प्रतिपादित किया था दोस्तों केपलर ने प्रतिपादित किया था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसके बाद साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। दोस्तों व्यक्तिकरण के कारण साबुन का बुलबुला जो होता है रंगीन दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों टाइलिन मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया चाबी में कौन सी ऊर्जा भरी होती है। दोस्तों तो स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। नदी के जल में भी स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है। दोस्तों तो ये कोशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। माफ़ी चाहते थोड़ा सा कट गया है उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या रह जाती है। दोस्तों तो यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा जो होती है 1/4 रह जाती है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया स्मॉल जी का मान कितना होता है। दोस्तों तो आपको पता होगा कि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और स्मॉल जी उसे कहा था जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की और जिस त्वरण से खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है दोस्तों। स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है। तो न्यूनतम होता है दोस्तों। और अधिकतम कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ध्रुवों पर होता है। स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है, तो महत्तम होता है, वही अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो घटता है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है। तीनों दिया गया है जो, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के लिए भी दिया गया, सूरज के लिए भी दिया गया और चंद्रमा के लिए, तीनों के लिए पलायन वेग पूछा गया क्वेश्चन में। तो चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग होता है दोस्तों 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो कम हो जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो दोस्तों बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है, तो आंधी आने की संभावना होती है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, तो वर्षा होने की संभावना होती है। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है दोस्तों। दाब अधिक होने से क्या होता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है, तो दोस्तों 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया बर्फ का घनत्व होता है दोस्तों, तो बर्फ का घनत्व जो होता है दोस्तों 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों, तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम चढ़ता है कोशिका नली। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है ताप बढ़ने पर द्रव की सायनता क्या होती है, तो घट जाती है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप पूरा बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया ताप बढ़ने पर गैस की सायनता क्या होती है, तो ताप बढ़ने पर गैस की सायनता बढ़ती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो आंधी आने पर छप्पर का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है, बीमा नहीं होगा यहाँ पर, बीमा होगा, जैसे डायमेंशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग अंग्रेजी में, तो ml-1t2 होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वायु में ध्वनि तरंगी होती है तो अनुदैर्घ्य होती है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो दोस्तों ध्वनि का जो वेग सबसे ज़्यादा होता है वो इस्पात यानी ठोस में होता है।
प्रासर्व तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो दोस्तों प्रासर्व तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ताप बढ़ने पर गैस की सहायता क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर गैस की सहायता बढ़ती है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अवश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से कम होती है दोस्तों। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवर्तक जो श्रोता और जो मतलब बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों के बीच में कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है? दोस्तों तो आपको पता होगा कि ध्वनि के वेग का सबसे कम मान गैस में होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? तो घटता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो ये होता है 4.2 × 10⁻2 जूल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो ये जूल प्रति किलोग्राम या प्रति केल्विन होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? यह जूल प्रति किलोग्राम होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? यह 273 केल्विन होता है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? तो बढ़ जाता है दोस्तों रेलवे की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए हम लोग स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, तो आप सारे बच्चे उस बैच से जुड़ जाइए क्योंकि 1,32,000 रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों आपके लिए। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।